डन एपिसोड 11 फाइनली रिलीज हो चुका है एंड इसी एपिसोड में हमारे ग्रुप में जुड़ चुके एक नया बंदा जिसका नाम जीजी है और इसे हम पिछले एपिसोड से जानते हैं। और इस ग्रुप में सबसे बड़ा बकचोद बंदा जो हो सकता है वो यही बंदा है। हर बात पे टांग अड़ाना इसकी खानदानी बीमारी है और वो कैसे है इसी वीडियो में पता चल जाएगा। और इसी वीडियो में ओकरम का दूसरा टट्टा भी इन लोगों को दिख जाता है और उसके लिए फिर से भागम दौड़ी शुरू। पहले एपिसोड की कहानी को अच्छे से जानना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। शुरू करते हैं। तो एपिसोड वहीं शुरू होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जीजी आ चुका है, ओकर उनके लग चुके हैं और यहाँ पर माहौल ऐसा सेटअप किया गया था कि जीजी काफी सीरियस आदमी रहेगा, एकदम हट्टा कट्टा एथलीट टाइप। यहाँ हम सोच ही रहे थे कि ग्रुप में फाइनली एक डिसेंट बंदा आया है, तभी ये बंदा कुछ ऐसे कारनामे करता है। और इसी के बाद से रियलाइज हो जाता है हमें कि जिस बंदे को हम ग्रुप का सीरियस बंदा मान रहे थे, अब ग्रुप का सबसे बड़ा सिरदर्द वाला बंदा यही है। तो यहाँ पर आया से की दादी कंफर्म करती है कि ये आज से हमारे घर रहने वाला है, जिसपे मोमो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन आयरा बिंग स्टूपिड एज फक ये सोचती है कि ये बंदा मोमो का नया डीमन दोस्त है और फिर से इनका झगड़ा चालू कि मैं ही चूजन वन हूँ, मैं तुम्हारी तबाही को रोक के दिखाऊंगी। इन्हीं सब लड़ाइयों के बाद आयरा चली जाती है और ओकरन भी डिसाइड करता है कि वो भी चला जाएगा घर को। यहाँ ओकरन फिर भी उदास था, इसलिए वो मोमो को रेगुलर गुड बाय नहीं बोल रहा था, जिसपे मोमो उसे फोर्स करती है और दोनों एक दूसरे को बाय करके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल में बैठते हुए वापस आर्ग्यूमेंट होता है क्योंकि मोमो जानना चाहती है कि सडनली जीजी यहाँ पर रहने कैसे आ गया, जिसपे मोमो की दादी ये कहती है कि जीजी के दोनों जो माता पिता है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है और इस वजह से वो हमारे घर रहने आया है। यहाँ जीजी उस दादी की काफी ज्यादा तारीफ करता है, मतलब काफी ज्यादा मस्का लगाता है और वो उसकी बातों में आ भी जाती है। और यहीं पर जीजी को मोमो से ज्यादा इज्जत का दर्जा मिल जाता है। यहाँ बर्तन धोते वक्त जीजी थोड़ा बहुत सीरियस होता है और वो मोमो से माफी मांगता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा चिढ़ाया था मोमो को बचपन में और अभी आगे भी बकचोदी वो करने वाला है। और यहाँ पर वो मोमो को कहता है कि वो आजकल भूत देख सकता है। यहाँ मोमो शौक हो जाती है कहीं जीजी ने ही टट्टा नहीं चुरा लिया या फिर कभी उसके कॉन्टेक्ट में आ गया हो जिसपे जीजी को उसके बारे में पता भी नहीं था। तो मोमो वहीं पर बात घुमा देती है। यहाँ जीजी बताता है कि एक दिन फॉरेस्ट में काफी सुनसान बंगला था जिसे वो एक्साइटेड तरीके से बस एक्सप्लोर करने चला गया, लेकिन वो बंगला उसे सच में काफी ज्यादा अलग लग रहा था। आई मीन लोगों के लिए तो काफी ज्यादा नॉर्मल था, लेकिन जीजी को पहली नजर में ही सारी चीजें थोड़ी बहुत अनऑर्गेनाइज और बहुत ही डिफरेंट लग रही थी। जीजी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करता था कि उसे भूत दिख रहे, लेकिन उसके पेरेंट्स मानते नहीं थे। वो भी थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वो स्पिरिट उसे और ज्यादा क्लियरली देखने लगा। तो उसी दिन के बाद से जीजी के पेरेंट्स की तबीयत खराब हो गई। उसने कुछ 4 से 5 तांत्रिकों की हेल्प ली या फिर स्पिरिट एक्सोर्सिस्ट्स की हेल्प ली, लेकिन हुआ यूं कि 5 में से 3 लोगों ने काफी जल्दी सुसाइड कर लिया और बाकी 2 लोग भी काफी ज्यादा घायल हो गए। बाकी के वेटरन एक्सोर्सिस्ट्स भी जीजी की मदद नहीं कर पाए और जीजी की एकमात्र उम्मीद थी मोमो की दादी, जिसने जीजी को बताया था इन सभी वेटरन्स के बारे में। तो यहाँ पर जीजी वापस माफी मांग लेता है और उसकी मदद मांगता है मोमो की, जहाँ मोमो कहती है कि तुम्हें तो मेरी दादी की मदद चाहिए, लेकिन यहाँ दादी कह देती है कि वो तो जीजी की मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पावर्स उसी सिटी के अराउंड लिमिटेड है। अगर वो सिटी के बाहर चली गई तो वो जीजी की मदद नहीं कर सकती। तो वो सारा काम मोमो पे सौंप देती है और कहती है कि अगर उसने जीजी की हेल्प की तभी उसे वो यूनिफॉर्म खरीद के देगी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। जीजी भी मोमो के स्कूल में एडमिशन ले लेता है और क्योंकि जीजी थोड़ा बहुत हट्टा कट्टा था, एकदम हैंडसम वगैरह दिखता था, पूरे क्लास की लड़कियां उसको देख के सेट हो जाती है और ये हरामखोर उनसे फ्लर्टिंग भी करता है। आयरनी की बात यह है कि जब वो उनसे फ्लर्ट कर रहा था उसी समय उनका टीचर उन सबसे ये भी कह रहा था कि इनके माँ बाप बीमार हैं और इसके ऊपर काफी ज्यादा इमोशनल प्रेशर है। उस बुड्ढे को क्या देख के लग रहा है कि इसके ऊपर इमोशनल प्रेशर है। खैर छोड़ो, यहाँ पर फिर से जीजी मोमो की टांग खींचने लग जाता है कि मैं और मोमो बचपन से प्यार करते हैं, जिसपे मोमो की फ्रेंड्स उसका थोड़ा बहुत साथ दे देती है कि मोमो के पास तो ओकरम है, तुम इससे दूर हटो। लेकिन ये कहते कहते मोमो की दोस्त भी उसे थोड़ा बहुत चाहने लगती है। जहाँ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ओकरम काफी ज्यादा जेलस हो रहा था क्लास में। वो अपने आप ही ओवर थिंक करने लग रहा था कि अगर मोमो सच में उसे अगर बचपन से चाहती है और वो इतने हट्टा कट्टा और हैंडसम है तो एक दिन मोमो उससे बात करना छोड़ देगी और उसके साथ सेटल हो जाएगी। यहाँ पर लंच टाइम में ओकरम अपना मन बहलाने के लिए एक्सरसाइज करता है। यहीं पर मोमो आ जाती है और कहती है कि वो वहीं पर खाना खाएगी। वो पूछते है कि ओकरम ने लंच किया कि नहीं, जिसपे ओकरम मना कर देता है। लेकिन यहाँ मोमो कहती है खिला दूं क्या, जिसपे ओकरम तो लाल हो जाता है और इन दोनों के बीच में बातें बढ़ती उसी में आ जाता है ये कबाब की हड्डी और वो मोमो की फेवरेट ड्रिंक ला
आता है, जिसपे मोमो तो खुश और ये देख के ओकरन फिर से डिप्रेस कि ये बंदा अच्छा खासा ख्याल रख सकता है मोमो का, मैं इन दोनों के बीच में से हट जाता हूँ। इतने में वो बैकयार्ड जाने लगता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत ही अजीब सा आदमी, एकदम एलियन या भूत लग रहा था, भागते हुए ओकरन की तरफ आ रहा था। यहाँ ओकरन उससे भागता है, लेकिन एक्चुअल में वो आदमी ओकरन के लिए नहीं भाग रहा था, वो उसे नीचे ढकेल के आगे भाग जाता है। यहाँ आया से अपनी साइकिल पावर्स को यूज करके उसे रोकने वाली थी, लेकिन जीजी को पता नहीं था ना उसके पास पावर्स है, तो वो डाइव मार के उसे बचा लेता है और यहाँ पर वो बंदा जंप मारता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इस बंदे के पास ओकरन का दूसरा डट्टा है। यहाँ मोमो अपने साइकिल पावर से उस बंदे को पकड़ लेती है, लेकिन वो बंदा इतना फास्ट भाग रहा था कि वो मोमो और जीजी को हवे में उड़ाते हुए उसके साथ लेके चला जाता है। यहाँ पर वक्त रहते ही ओकरन जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्म मारता है और यहाँ पर वो रेडी था फुल थ्रॉटल डैश के लिए। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जिसमें मोमो और जीजी अभी भी हवे में है और ओकरन अपने स्पीड के कारण इनके साथ कीप अप कर रहा है। यहाँ मोमो ओकरन को उड़ाने की कोशिश करती है उस पावर लाइन्स के थ्रू, जैसे उन लोगों ने स्पाइडरमैन की तरह पार्कोर किया था, लेकिन पावर लाइन्स काफी ज्यादा छोटी होती है और बैलेंस बिगड़ने के कारण मोमो ऑलमोस्ट ट्रक से टकराने वाली होती है, लेकिन ओकरन उससे बचा लेता है। अब ओकरन उन दोनों को ही अपने पीठ पे लेके उस बंदे के पीछे भागने लगता है, जहां मोमो उसके ऊपर पकड़ बनाए रखती है। यहाँ फाइनली कुछ घरों के ऊपर वो उस आदमी को थोड़ी देर के लिए पकड़ पाते हैं, लेकिन वो आदमी दूसरे घर को बहुत ही टाइट पकड़ लेता है और मोमो के खींचने के कारण वो आदमी एक टॉय की तरह बिखरने लगता है और नीचे रोड पे उसके सारे पुर्जे वापस आ जाते हैं और वो भागना चालू करता है और उनके हाथ से निकल जाता है। यहाँ ओकरन फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है, जिसपे जीजी को फाइनली पता चलता है कि ये जो भूत है ये दरअसल वही चश्मिश बंदा है। मतलब जीजी को इतने टाइम से पता नहीं था कि ओकरन के पास ऐसी पावर्स है। यहाँ पर वो लोग थोड़ी देर के लिए उस आदमी को ढूंढते हैं, लेकिन आयासे के पास पहले से एक आइडिया था। वो अपने हाथ को हिट करती है और उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो ऐसा बार बार करती है और उसी चिल्लाने वाली आवाज को वो फॉलो करते करते एक कचरे के ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं, जहाँ मोमो बताती है कि जब वो आदमी बिखरा था उसके पुर्जों में से उसने उसका दिल वाला हिस्सा पकड़ लिया था और वो उसी को हिट कर रही थी ताकि वो आवाज को फॉलो कर सके। यहाँ पर उस आदमी को मोमो ओकरन का टट्टा मांगती है, बदले में कहती है कि वो उसके दिल का पुर्जा उसे वापस कर देगी। लेकिन यहीं पर उस कचरे में से एक लड़की की आवाज आती है जो कि उस आदमी को पुकार रही थी। तो यहाँ पर उस लड़की का नाम हैना था और इस भागने वाले आदमी का नाम तारो था। वो उस आवाज में लड़की को ढूंढता है और उसे फाइनली एक बिखरी हुई वही टॉय वाली लड़की मिलती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो दोनों ही रोबोट टाइप के हैं जिनके अंदर फीलिंग्स हैं। और उस हैना को किसी ने यूज करके उसका काम खत्म हो गया, वो थोड़ी बहुत खराब होने लगी तो उसे फेंक दिया गया। इवन तारो भी थोड़ा बहुत अपने कंडीशन के अनुसार खराब होने वाला था, लेकिन वो हैना के लिए आया था, जहाँ हैना कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझ में ऐसा क्या है। लेकिन तारो कभी गिव अप नहीं करने वाला था। वो कहता है कि उसकी जिंदगी पहले से ही काफी ज्यादा ग्रे थी, लेकिन सिर्फ हैना ने उसे कलरफुल बनाया। इसी कहानी में ओकरन को अपनी भी कहानी दिखती है कि कैसे आया से उसकी लाइफ में आई और यही पूरी रोमांटिक कहानी सुन के अपने भाई ओकरन के अंदर चढ़ता है कॉन्फिडेंस और वो ये बात सीखता है कि अगर तुम किसी को दिल से चाहते हो तो वो तुम्हें बैठे बैठे नहीं मिलेगी, तुम्हें उसे पाना होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मतलब अगले एपिसोड से ओकरन फुल ऑन कोशिश करने वाला है अपने आप को जीजी से बेहतर दिखाने के लिए। आयरा तो फिर भी ओकरन के पीछे पड़ी है। अब ये लव ट्रायंगल नहीं लव क्वाड्रिलेटर हो गया है। वेल अगला एपिसोड शायद लास्ट होने वाला है। 12 एपिसोड के बाद सीजन 1 रैप अप हो जाएगा। वेल बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।